जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित 115 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा टेट, सुपर टेट, बीटीसी और इसके अलावा अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी, जिसमें भी जीके जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? पहला 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, बी कहता है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी, सी कहता है 9 सितंबर 1946 ईस्वी, डी कहता है 11 सितंबर 1946 ईस्वी। तो सही उत्तर आप बताएं। 1-2 सेकंड का समय हम आपको देंगे ताकि आप गेस कर सकें, सही अनुमान लगा सकें, सही उत्तर देने का प्रयास कर सकें। आपको अपनी तैयारी पता लग जाएगी, है ना? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए, या संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया, है ना? तो स्थायी और अस्थायी दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो आप प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, उसी के अनुसार उत्तर देंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखें। ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताएं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। बी ऑप्शन सही है। तीसरा देखते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? उनका नाम आपको बताना है। ए बी एन राव, बी जे बी कृपलानी, सी वल्लभ भाई पटेल और डी भीमराव अंबेडकर। यह प्रश्न कई बार आ चुका है टेट में भी, इसके अलावा बीईओ में भी पूछा जा चुका है, सुपर टेट में भी पूछा जा चुका है। तो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे यह बताना है आपको। तो आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डी ऑप्शन सही है। आगे चलिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। देखिए वो प्रश्न आ गया जिस पे हम लोग बात कर रहे थे ऊपर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे वो बताना है आपको। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी के एम मुंशी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए दोनों नाम आ चुका है, तो बताइए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही उत्तर है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना? ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला देखते हैं, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी, बी 15 अगस्त 1947 ईस्वी, सी 2 अक्टूबर 1949 ईस्वी, डी 26 नवंबर 1949 ईस्वी। तो सही उत्तर क्या है वो बताइए। तो देखिए संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित कर दिया था, है ना? डी ऑप्शन सही है। कब पारित कर दिया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। आगे चलें, भारतीय संविधान में निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, है ना? तो ये जो दो चीजें हैं, निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्विलोकन, यह सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया वो बताना है आपको। ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी यूएसए और डी दक्षिण अफ्रीका। ठीक ना? आप जानते होंगे भारत का संविधान तैयार करने में अलग अलग देशों के संविधान से मदद ली गई थी। तो हमने भारतीय संविधान के स्रोत के नाम से एक वीडियो बना रखा है इससे संबंधित, है ना, जिसमें इसके बारे में डिटेल से बताया गया कि इस देश के संविधान से क्या चीज़ें ली गई हैं भारतीय संविधान में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, अगर आप चाहें तो वहाँ से आप डिटेल जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आप उत्तर बताएं, सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही है आप। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से निष्पक्ष न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को भारतीय संविधान में लिया गया है। भारतीय संविधान के कुल कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बांटा गया है ये बताना है आपको। ए 18, बी 21, सी कहता है 22 और डी ऑप्शन कहता है 27।
22 बिल्कुल सही है। सातवें का सी उत्तर सही है। 22 भागों में भारतीय संविधान को बांटा बांटा गया है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? बहुत आसान सा प्रश्न है, आप भली बात जानते हैं इसका उत्तर। ए 26 नवंबर 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी कहता है 26 अगस्त 1950 और डी कहता है 26 जनवरी 1950। तो सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हो गया, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आगे चलिए। भारत कब गणतंत्र बना? अच्छा प्रश्न है ये। ए 15 अगस्त 1947 को, बी 26 नवंबर 1949 को, ओ 1449, मिस प्रिंट है ये, 1949 ऑप्शन में आता है ज़्यादातर, और 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952। सही उत्तर क्या है वो बताएं। तो देखिए, जिस दिन भारत में भारतीय संविधान लागू हुआ उसी दिन भारत गणतंत्र बना, 26 जनवरी 1950। सी ऑप्शन सही है। आगे चलें। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ए मूल अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी प्रस्तावना, डी मूल कर्तव्य। तो आप बताएं, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया? बिल्कुल सही उत्तर है आपका, प्रस्तावना, सी, है ना। संविधान की जो प्रस्तावना है उसी को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तीसरा सही है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, ऑप्शन ए कहता है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी कहता है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी कहता है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य और डी कहता है प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आप ध्यान से देख लें, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका उत्तर मिलेगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत है प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन चौथा सही है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? ए 26 जनवरी 1949 को, बी 26 नवंबर 1949 को, सी 15 अगस्त 1947 को, डी 22 जुलाई 1947 को। अच्छा प्रश्न है। तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, डी ऑप्शन सही है, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया था। और आप जानते होंगे जो इसकी रूपरेखा थी वो पिंगली वेंकैया ने बनाई थी। तिरंगे की जो रूपरेखा है वह डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? है ना। ए 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947 और डी 22 जुलाई 1950। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुका है। तो देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय गान लिखा हुआ राष्ट्रगान, आप इसको समझिए, जनगण मन की बात हो रही है, इसे 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। पहला ऑप्शन सही है, 24 जनवरी 1950, ठीक ना। निम्न में से किन आधारों पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए नागरिकता का परित्याग करने से, बी सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, सी कहता है अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने से और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो कौन कौन से आधार ऐसे हैं जिसकी वजह से भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो देखिए, नागरिकता का परित्याग आप करते हैं तो भी समाप्त होगी, सरकार अगर नागरिकता छीन लेती है तो भी समाप्त हो जाएगा, और अन्य देश की आप नागरिकता स्वीकार करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी, है ना। इसके लिए डी ऑप्शन सही है। अब आगे चलते हैं, 15वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या है। भारतीय संविधान ने नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए हैं उनकी संख्या कितनी है, इसे बताना है आपको। ए कहता है 5, बी कहता है 6, सी कहता है 7, डी कहता है 8। तो सही उत्तर क्या है वो आप बताएं। जी हां, मूल अधिकारों की संख्या इस समय में 6 है। कितनी है? 6। बी ऑप्शन सही है, दूसरा 15 का दूसरा सही है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया?
आप जानते होंगे मूल अधिकारों के रूप में संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। तब मूल अधिकारों की संख्या जो मूल संविधान था उसमें 7 थी। तो जब संपत्ति का अधिकार घटा तब जाकर मूल अधिकारों की संख्या कितनी रह गई? 6 रह गई, जो ऊपर आपने पढ़ा। तो संपत्ति के अधिकार को संविधान, कौन सा संविधान संशोधन ऐसा था जिसके माध्यम से हटाया गया? ए 44वां, बी 46वां, सी 42वां, डी 52वां। तो 44वां संविधान संशोधन, संपत्ति के अधिकार को 44वें, यानी पहला जो सही है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी ए एवं बी दोनों, और डी संसद। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है बताना है आपको। तो देखिए, मूल अधिकारों का रक्षक न्यायपालिका को कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है, तीसरा सही है, ए एवं बी दोनों। संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, क्या है वो आपको बताना है। ए मूल अधिकार, बी विधिक अधिकार, सी नैसर्गिक अधिकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संपत्ति का अधिकार क्या है? देखिए, पहले जो था वो मूल अधिकार था, पर अब नहीं है मूल अधिकार, तो ए ऑप्शन गलत है। बी कहता है विधिक अधिकार, तो बिल्कुल सही उत्तर है ये। संपत्ति का जो अधिकार है वो एक प्रकार का विधिक अधिकार है। बी सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? ए अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 21 क, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 21। सही उत्तर क्या है? अनुच्छेद 21, 21 है ना, डी ऑप्शन सही है, चौथा सही है। आगे चलें। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अब आप जानते होंगे शिक्षा का अधिकार भी मूल अधिकारों में शामिल कर लिया गया है, तो आप बताएं। ए अनुच्छेद 20, बी कहता है अनुच्छेद 21, सी कहता है अनुच्छेद 21 ए, और डी कहता है अनुच्छेद 22। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है। तो देखिए, अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी राज्य के नीति निदेशक तत्व, सी मूल कर्तव्य, डी मूल अधिकार। तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन सही है। आगे चलें। नीति निदेशक सिद्धांत क्या है? ए वाद योग्य, बी वाद योग्य नहीं, सी अंशतः वाद योग्य, और डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, नीति निदेशक सिद्धांत जो है वह वाद योग्य नहीं है। क्या है? वाद योग्य नहीं है। बी ऑप्शन सही है, दूसरा सही है। अब चलते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो 23वां प्रश्न क्या कहता है वो देख लीजिए। 23वां कहता है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ए समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, बी पर्यावरण की रक्षा करे, सी ग्राम पंचायतों का संगठन करे, डी लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करे। अनुच्छेद 40 क्या कहता है वो बताना है आपको। तो संविधान का अनुच्छेद 40 जो होता है वो राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे, है ना। सी ऑप्शन सही है। मूल भारतीय संविधान में नहीं था। मूल भारतीय संविधान में क्या नहीं था ये बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। ए मूल अधिकार, बी निदेशक तत्व, सी मूल कर्तव्य, और डी कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। तो जो मूल भारतीय संविधान है उसमें मूल कर्तव्य नहीं है, है ना, बाकी तीनों हैं। सी ऑप्शन इसके लिए सही है। भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मूल कर्तव्य हमने अभी बताया कि संविधान के स्रोत में हमने बताया है इन चीजों को, तो आप ध्यान से देख लेंगे उसको।
उस वीडियो को। भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया, ये बताना है। ए कहता है रूस से, बी कहता है जर्मनी से, सी कहता है फ्रांस से, डी कहता है चीन से। तो सही उत्तर क्या होगा? रूस से। वेरी गुड। मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है वह रूस के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। आगे चलते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है, कितनी है वो बताना है। ए कहता है 10, बी कहता है 11, सी कहता है 12 और डी कहता है 13। तो संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। बी ऑप्शन सही है। कितना है? 11 है ना। बी ऑप्शन सही है। आगे चलें। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया, ये बताना है। ए कर्ण सिंह समिति, बी कृपलानी समिति, सी स्वर्ण सिंह समिति और डी कहता है देवराज अर्थ समिति। जी स्वर्ण सिंह समिति, सी ऑप्शन सही है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। चलते हैं 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न कहता है निम्न में से किसमें भारतीय संघ की शक्ति निहित है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी मंत्रिमंडल। तो बताइए। देखिए भारतीय संघ की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित है। सी ऑप्शन सही है ना, राष्ट्रपति। आगे चलें। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, कौन कौन शामिल हैं वो बताना है आपको। ए कहता है संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बी कहता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, है ना। सी कहता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और चौथा ऑप्शन कहता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो सही उत्तर क्या है वह बताना है आपको। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ठीक ना। तो देखिए संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ध्यान देने की बात है, निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्य नहीं। राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह, और राज्यों की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वह, यानी वो भी निर्वाचित होंगे, विधानसभा वाले भी। और उसमें देखिए ध्यान दीजिएगा कि विधान परिषद शामिल नहीं है। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे भी भाग नहीं लेते। तो इसको आपको ध्यान देना है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। आगे चलें। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है, कितनी होती है वो आपको बताना है। ए कहता है 3 वर्ष, बी कहता है 5 वर्ष, सी कहता है 6 वर्ष और डी कहता है कोई सीमा नहीं है। तो बिल्कुल सही है आप, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। आगे चलें 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए वीडियो आप अंत तक जरूर देखेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, है ना। और अगर आपने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछले प्रैक्टिस सेट हल नहीं किए, चाहे भौतिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट हो, रसायन विज्ञान के हो, कंप्यूटर के हों, जीव विज्ञान के हों, है ना, उसके अलावा बहुत सारे वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं। आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब चलते हैं 31वें प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ए उपराष्ट्रपति को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी लोकसभा अध्यक्ष को और डी प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो बताइए। जी हाँ, उपराष्ट्रपति को। किसे? उपराष्ट्रपति को। अच्छा मान लीजिए अगर राष्ट्रपति किसी वजह से नहीं है ना, डेथ कर जाए या अपना त्यागपत्र दे चुका है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में या उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के अभाव में या उपराष्ट्रपति के अभाव में राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपना, उपराष्ट्रपति नहीं है तो किसे देगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, है ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो टेक्निकल हैं, ये कई बार पूछी जाती हैं, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। अगर आगे देखते हैं, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बी एकल संक्रमणीय, सी अप्रत्यक्ष मतदान और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर क्या होगा? जी हां, उपरोक्त सभी, है ना। राष्ट्रपति पद के जो चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, ये तीनों विधियों का पालन किया जाता है। आगे चलें। आगे है निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं ए वीवी गिरी, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो कौन से राष्ट्रपति इनमें से ऐसे हैं जिन्हें निर्विरोध रूप से चुन लिया गया था? जी नीलम संजीव रेड्डी, वेरी गुड आंसर। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। आगे चलें। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद के किसी सदन द्वारा और डी कहता है उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। सी ऑप्शन सही है, तीसरा सही है। आगे चलिए। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? बहुत आसान सा प्रश्न है। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी थल सेनाध्यक्ष, डी रक्षा मंत्री। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? जी हां, राष्ट्रपति होता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। आगे चलिए। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल और डी कहता है इन सभी में। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। पहला ऑप्शन सही है, ए सही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन करता है यह आपको बताना है। ए कहता है सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, बी कहता है सिर्फ लोकसभा के सदस्य, सी कहता है राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य यानी दोनों सदनों के सदस्य और डी कहता है राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो सही उत्तर बताएं आप। तो देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, है ना, दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। सी ऑप्शन सही है, तीसरा सही है। उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, बताइए। ए वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, क्या तो सही है। वह राज्यसभा का सदस्य होता है, पता नहीं, आपको बताना है। सी कहता है उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिससे लोकसभा भी सहमत हो के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। और डी कहता है एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। तो सही उत्तर क्या है वह बताना है आपको, ठीक ना। सही उत्तर क्या होगा कहिए तो एक बार फिर से दोहरा दें आपके लिए। उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वह बताना है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ए ऑप्शन कहता है। बी कहता है वह राज्यसभा का सदस्य होता है। सी कहता है उसे राज्यसभा कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसमें लोकसभा भी सहमत हो के द्वारा हटाया जा सकता है। और डी कहता है एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। तो क्या सही है? बी, है ना, वह राज्यसभा का सदस्य होता है, यह बात असत्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बाकी तीनों सत्य हैं। आगे चलें। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ये कई बार प्रश्न आ चुका है, इसे ध्यान से देख लीजिए। ए कहता है 12, बी कहता है 14, सी कहता है 15, डी कहता है 2। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है वह बताएं। तो जी बिल्कुल सही हैं आप। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को
राज्यसभा में मनोनीत करता है? ए ऑप्शन सही है। और आज का अंतिम प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का, भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है, क्या कहलाता है वो बताना है। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए। देखिए, लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन कहलाता है भारतीय संसद का, और राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है ना। तो भारतीय संसद में विधानसभा आती नहीं है, इसलिए राज्यसभा सही उत्तर होगा। 40वें का बी ऑप्शन सही है। तो इस श्रृंखला के लिए पहले प्रैक्टिस सेट में ये 40 प्रश्न, इसके आगे हम लोग दूसरे प्रैक्टिस सेट में हल करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।